सलमान खान यूएसए जाके फुल बॉडी हेयर रिमूवल करवाया 16 लाख में। तो तुरंत मुझे उसने जो मशीन से करवा वो मशीन ही मैं लूँगा। तो प्राइस उसकी 32 लाख थी, तो भी मैंने ले लिया। जिसके पास समय होता है इसके पास पैसा नहीं होता है, और जिसके पास पैसा होता है इसके पास समय नहीं होता। क्लिनिक से जो इनकम आती है, आज तक मैं क्लिनिक की इनकम घर पे नहीं लेके गया। 1.5 स्मार्ट सिटी में क्लिनिक खोलेगी जो मोदी साहब ने डिक्लेयर किया है। एक दिन में 10 लाख पेशेंट देख सकते हैं, ऐसा प्लान है, ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया। तो अच्छी स्किन रखने के सब 90% जो रोल होता है वो डाइट का होता है। डाइट में अगर आप जो पेट में डालते हैं वही तो। देश के एंटरप्रेन्योर्स के बीच तेजी से मशहूर होती जा रही मैगजीन हेलो एंटरप्रेन्योर के स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज मनी मैटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जेब में पैसे कहते हैं कि जेब में पैसे हों तो चेहरे पे चमक आ जाती है, और आज हम ऐसे व्यक्ति से पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे देश के लाखों युवाओं के चेहरे पे चमक, चेहरे पे आत्मविश्वास लाए हैं। उनकी थोड़ी सी मैं भूमिका कहूँ तो एक सौराष्ट्र के किसी छोटे गांव से एक युवा, जो शहर पूरे दुनिया के लिए हीरे चमकाता है, वहाँ से एक युवा आता है युवाओं के चेहरों को चमकाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। और वो युवा थोड़े ही समय में पूरे देश में सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट, सबसे बड़ी स्किन केयर की चेन बनाने वाला बन जाता है। और हम उनसे बात करेंगे कि इस पॉडकास्ट सीरीज का नाम है मनी मैटर्स, लेकिन इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मनी मैटर करता है, लेकिन हम ऐसे लोगों को इस पॉडकास्ट सीरीज में लाते हैं जो मनी उनके पास बहुत है, लेकिन उनके लिए मनी मैटर नहीं करता, उनके लिए उनका काम मैटर करता है। और वो इतना बड़ा काम करते हैं कि मनी इजीली उनके पास आता जाता है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में, उस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने कितने पापड़ बेले, उन्होंने कितना संघर्ष किया, उसकी कहानी हम कहेंगे। तो आज हम सखिया स्किन क्लिनिक्स के डॉक्टर सखिया से मुलाकात करने जा रहे हैं। डॉक्टर सखिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने एक ऐसा कहा कि जेब में पैसे होते तो चेहरे पे चमक आ जाती है। आप क्या कहते हैं सर? आप तो पूरे देश के लाखों युवाओं के लिए एक उनके लिए काम भी कर रहे हैं और उनके लिए प्रेरणा स्वरूप भी बन चुके हैं। वैसे तो पैसा तो सब बोलते हैं कि पैसे हाथ का मैल है जी, ऐसा भी नहीं है, हाथ का मैल है, वरना सब हाथ धोते ही नहीं, बराबर, क्योंकि मेल के साथ वो भी चला जाएगा, बराबर। आज से 20 साल पहले हमारी एज वाले जो होते हैं ना, सबसे पहले शादी में मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले फैमिली देखते थे। सेकंड जो था उसकी इनकम देखते थे। थर्ड में उसका कैरेक्टर, उसका क्वालिफिकेशन वो देखते थे, और लास्ट में लुक देखते थे। और अभी पूरा 360 डिग्री हो गया। लोग बायोडाटा में चेहरा देख के मना करता कि भाई ये लड़की देखने नहीं जाऊंगा, ये लड़का नहीं देखने। और तो लुक मैटर, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, काफ़ी मल्टीपल फैक्टर है कि भाई लोगों की स्पेयर इनकम बढ़ गई है, और सोशल मीडिया की वजह से सेल्फी और लोग क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर के चक्कर में लुक को सबसे पहले प्राधान्य देने लगते हैं। और दूसरा ये है कि काफ़ी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है, मानो कि एयरलाइंस है, कोई रिसेप्शन है, काफ़ी ऐसी जगह पे कोई होटल्स है, तो वहाँ लुक को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो लुक ऐसा होता है कि इससे कॉन्फिडेंस आता है। हमने काफ़ी लड़के देखा है, टीनेजर को, कि पिंपल्स की वजह से वो कोई सोशल फंक्शन अटेंड नहीं करता, आइसोलेशन में चले जाते हैं, फिर ऑनलाइन काफ़ी चीज़ वो मंगवाते रहते हैं, और इससे एलर्जी, साइड इफेक्ट, प्रॉब्लम कम होने की जगह पर। तो ये चमकाना वो एक नेसेसरी हो गई। अभी पहले क्या होता है कि लग्जरी थी, भाई सेलिब्रिटी करवा सकती है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर क्लास है वही करा सकता है। अभी वो नीड हो गई है, लग्जरी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि
पहले क्या लाखों रुपया खर्च होता था अच्छे चेहरे बनाने के लिए, और आज भी देखो काफी रेखा है, माधुरी है, बराबर, हेमा मालिनी देखो 70+ है तो फिर भी 40 की दिखती है। तो वो भी इसमें मेरे जैसा कोई डरमेट भी पीछे होगा, बराबर। तो बिना मनी कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ मनी मैटर होता है। मनी हम बोले कि भाई मनी जो है, मनी ओरिएंटेड होना अलग चीज़ होता है, और मनी के बिना आप सबको पता है कि सबसे पहले जो भी घर में जो भी काफ़ी, इवन आप देखो रेमंड है, काफ़ी अब फैमिली डिवीजन जो होता है अल्टीमेटली इसके पीछे पैसा ही होता है, बराबर। तो लास्ट में चाहे कितना भी बोलो कि भाई एक बेचारा गरीब इंसान है, उसने उसकी लड़की की शादी के लिए पूरी इसकी कमाई जोड़ दी, फिर भी जो रिलेटिव आता है इसमें बोला कि खाना सही नहीं था, ये नहीं था, उसने गहना कम दिया, तो अल्टीमेटली मनी आएगा ना कि भाई इसने भी इसमें कंजूसाई की शादी में है, बराबर। तो मनी जो है वो मैटर करता है हर एक चीज में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में। हम पहले बोलते कि मनी चीज लास्ट में आती है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप रूट कोज एड्रेस करो, मैं भी एकदम छोटे से फैमिली के साथ, जब MBBS में था, मेरे फादर की सैलरी सिर्फ 150 रुपीज़ थी, इसमें 75 रुपीज़ मुझे मेरी पढ़ाई के लिए देते थे। तो आप देखो आधा सैलरी मुझे पढ़ाई में तब वो ज़माने में आते 35 ईयर बैक, बराबर। तो तब मुझे काफ़ी ऐसा कि भाई 75 रुपीज़ में पूरा महीना चलाना है, इसमें पढ़ाई का खर्चा, इसमें बुक्स लेना, पूरे महीने का खाने का, और काफ़ी चीज़ इंक्लूड होता है। तब लगा कि अगर पैसा सही से होता है तो बुक भी अच्छी तरह से, कोई एडवांस बुक ले सकते हो, कोई बेसिक बुक, क्योंकि खर्चा नहीं कर सकते थे। बचपन कैसा था आपका सर? बचपन में सेम ही, फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, तो एक फिक्स बजट रहता है। कहाँ थे आप? मैं जूनागढ़ में था। जूनागढ़ में फादर गवर्नमेंट। कौन से गाँव में सर? जूनागढ़ प्रॉपर सिटी में। मेरा 20 साल जूनागढ़ में था। अच्छा। और मेरा बर्थ प्लेस गोंडल के पास मेहता खंबाड़िया गांव है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो वहाँ से फादर की ट्रांसफर हुई जूनागढ़ में। अच्छा। तो जूनागढ़ में हम 20 साल रहे। मेरी बचपन सब कुछ वही जूनागढ़ में हुआ है। स्कूलिंग भी वही रही। कौन सी स्कूल में थे आप? सरकारी अंकुर स्कूल है। अच्छा। सेमी सरकारी बोल सकते, अंकुर स्कूल थी, ग्रांटेड स्कूल थी जी। तो वहाँ मेरा अप टू 7th स्टैंडर्ड वहीं हुआ। इसके बाद एक आदर्श स्कूल थी, वहाँ मेरा 10th स्टैंडर्ड। फिर विवेकानंद स्कूल है, वो प्योर गवर्नमेंट थी, तो 12th स्टैंडर्ड वहाँ। फिर इसमें जो सेंटर सेकंड आया मैं 12th में। अच्छा। तो फिर MBBS में एडमिशन मिल गया, तो जामनगर गया, MBBS में पास हो गया। परंतु फिर मैंने डर्मेटोलॉजी ब्रांच क्यों पसंद की कि डर्मेटोलॉजी ब्रांच में इन्वेस्टमेंट कम रहता है। सर्जरी कोई भी ब्रांच में आपको बड़ी हॉस्पिटल करनी पड़ती है, परंतु डर्मेट में क्या, एक छोटी सी ऑफिस होती है, एक मैग्निफिकेशन ग्लास चाहिए और छोटा सा एक मशीन चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपको 15-30 हज़ार में क्लिनिक में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई स्ट्रगल थी क्या पैसे की? तो स्ट्रगल ही था ना पढ़ने के टाइम पे। पढ़ने के टाइम इतना भी स्ट्रगल नहीं था कि हम पढ़ नहीं सके, परंतु इतनी लग्जरी भी नहीं थी कि आप अच्छी होटल में जाके खा सकते हो, आप अच्छा पिक्चर मूवी देख सको, आप कोई जगह पे घूमने जा सकते हो, ऐसा भी लग्जरी नहीं था। एकदम बेसिक लाइफ जो हर एक जो मिडिल लोअर क्लास बोल सकते, वैसे सब लग्जरी। तो ऐसा कुछ करना पड़ता था, कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता? अरे लोन लेते थे। हमारे वहाँ के पटेल समाज के एक लोन था, तो वहाँ विदाउट इंटरेस्ट लोन देते थे। तो 25,000 की लोन लिया फीस भरने के लिए और बाकी सब छोटा मोटा वो शौक खत्म करने के लिए लोन लिया। और फिर वो जैसे MD खत्म होते हैं तो आपको वो फीस वापस दे मिल जाती है। वापस हमें समाज की है तो वापस देना ही पड़ता है, क्योंकि वो अगर हम देंगे तो फिर वो दूसरे स्टूडेंट को दे सकते थे। तो हमने विथ इंटरेस्ट वैसे लेते नहीं थे, पर मैंने विथ इंटरेस्ट वापस दे दिया ताकि दूसरे स्टूडेंट को वो पैसा कम लगे। और बाद में मैंने और भी ज़्यादा दिया डोनेशन, क्योंकि मुझे पता था जब स्ट्रगल था कैसे पढ़ना था। स्टेथोस्कोप जो था वो लेने का भी पैसा इतना नहीं था, तो सबसे चीप स्टेथोस्कोप लिया। तो स्टेथोस्कोप तब तो क्या MBBS में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है, बराबर। बाद में लिया अच्छा वाला, पर जब बेसिक सेकंड MBBS था तो वो बड़े वाला जो लिटमैन करके जो स्टेथोस्कोप, इसका पैसा नहीं था, समझिए। तो लग्जरी नहीं था, पर बेसिक नेसेसिटी खत्म हो जाती तब लग्जरी। वो तो MD के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद आई है।
क्योंकि वो MBBS में भी लग्जरी नहीं थी, MD की पढ़ाई में भी लग्जरी नहीं थी। जो ज़रूरत था वो फादर ख़त्म कर देता है, मिस पूरी कर देते तो हैं। जामनगर में पढ़ाई करी, सब कुछ MD और MD MBBS तक पूरा किया, पूरा किया, फिर हाँ। क्लिनिक किया, सीधा सूरत प्रैक्टिस में। सीधे आ गए। 97 में MD पास किया, 98 में सूरत में आ गया, शादी किया 98 में, तो और वही साल में क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया। तो पहले से प्लान ही था सूरत आने का या कोई नहीं, कारण था? फादर की ट्रांसफर जूनागढ़ से सूरत हुई, सूरत हुई, तो इसके अच्छा साथ हमें आना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे लिए एक्सीडेंटल सिटी है। एक्सीडेंटल सिटी है। मैंने इतना देखा कि ये सिटी है ना, काम की, मेहनत की, क्या बोलते हैं कि कदर करता है। जिसने यहाँ मेहनत किया, जिसने हार्ड वर्क किया, ये सिटी में फेल नहीं किया। और ये जो ये सिटी में फेल गया वो दूसरे कोई सिटी में सक्सेस नहीं किया। ये सिटी की धरती ऐसी, ये में से ज़मीन ऐसी है कि जिसने भी हार्ड वर्क किया, देखो चाहे भी डायमंड है, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे कोई भी रियल एस्टेट वाला है, सबका पास्ट है ना, समझो कि मेरे जैसा ही है। तो आके सीधा क्लिनिक शुरू किया था या हाँ, कहीं काम किया? नहीं, क्योंकि हमने जो काम किया है वो गवर्नमेंट कॉलेज में किया था। हाँ। तो ड्यूरिंग 3 साल रेसिडेंसी में इतना सारा रोज का 200 पेशेंट देखते थे, तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। तो अभी क्या कोई प्राइवेट कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ इतना OPD पेशेंट नहीं रहता है, तो इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। परंतु जामनगर मेडिकल कॉलेज में स्किन डिपार्टमेंट में रोज का 800 पेशेंट को OPD रहती है। तो एक्सपोजर इतना था कि नहीं, हमें सीधा जरूरत नहीं, सीधा हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ सूरत में एस्टेब्लिश होने के बाद पहला पेशेंट याद है आपको? याद है ना, कौन था? वो अभी मेरे पास फाइल लेके आया 1998 वाली। मैंने उसको फ्री कोर्स कर दिया। मेरे को तू इतना 27 साल के बाद वापस मुझे याद करके आया, और फाइल भी मैंने ले लिया रिकॉर्ड के लिए। क्या था उनका? उसको पैर में एक्जिमा था। अच्छा। वो तब मैंने उसको ठीक कर दिया। तो उसको 27 साल के बाद थोड़ा थोड़ा वापस दिखा, तो बोला कि मैं आपको ढूंढ के, मेरा वो एक्जिमा के 15 साल वाला पुराना था और आपने एक ही विजिट में ठीक कर दिया। तो फिर वो ढूंढ के मेरे पास ही आया। अच्छा। तो उसने फाइल दिखाई, तो सर पहला पेशेंट मेरा 15 मार्च 1998 की डेट साथ का। तो मैंने उसको वो दिन का कंसल्टेशन फ्री कर दिया। नहीं लिया था? नहीं लिया। मेरे को वो इतना साल मेरे पर ट्रस्ट करके आया। और नहीं, पहली बार 50 रुपया लिया, सिर्फ 50 रुपीज। तो कैसा आपको फील हुआ था? अच्छा लगा ना? अपने क्लिनिक में पहली बार सीधा मदर के हाथ में दे दिया। वो 50 रुपीज ऐसा है कि मदर ने मेरे पे, इसका 10 साल डायलिसिस चला, उसने मेरा इतना केयर किया था। फादर ने तो क्या ऑब्वियसली पैसे से केयर किया होगा, मदर ने जो हमें सिंचन दिया, जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिया, जो सब ऑनेस्टी, गरीब लोगों की ध्यान रखने के लिए जो हमें जो संस्कार दिया, वो इसका वैल्यू नहीं है, इनवैल्यूएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले वो माता जी को दिया, पहली इनकम, फिर बाद में पिताजी को दिया, जो खर्च किया वो सब वापस कर दिया। मैंने सोचा कि किसी का फिर फादर का भी नहीं रखना, क्योंकि मैंने जो क्लिनिक किया 5 लाख के क्लिनिक किया, इसमें 2.5 लाख मेरे फादर इन लॉ ने दिया। क्लिनिक जैसे स्टार्ट हुई, अच्छी इनकम हुई, तो मैंने दोनों को रिटर्न कर दिया। मेरे को भी रखना नहीं है, इवन फादर का भी नहीं है और फादर इन लॉ का नहीं। तो 5 लाख अभी ये क्लिनिक बनाने में 1.5-2 करोड़ मिनिमम होता है, और MD स्किन बनने में भी 1.5-2 करोड़ हो जाता है। तो 3 करोड़ जो डरमेट को लगता है, मेरी क्लिनिक बनाने में सिर्फ 5 लाख लगा, और मुझे पढ़ने में पूरा MD ख़त्म होने सिर्फ 13,000 रुपये लगा, क्योंकि गवर्नमेंट में फीस ही नहीं थी, बराबर। तो वो हॉस्टल सब रही, तो इसीलिए अभी पुराने जो डरमेट है वो फ्री में दे सकते, चैरिटी कर सकते। अभी नए डरमेट बेचारा अगर चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पढ़ाई में भी इतना खर्चा हुआ, क्लिनिक सेटअप में भी इतना। हमारा तो क्या मशीन में ऐसा होता है कि हम अर्निंग करते गए, मशीन लेते गए। उसको तो जब स्टार्ट हुआ तभी मशीन लेना पड़ेगा, बिना मशीन तो भी चलेगा। हम तो क्या, जैसे इनकम थोड़ी हुई मशीन लिया, थोड़ी इनकम हुई, तो इतना हमारे पास वो बोधरेशन, इतना बर्डन नहीं रहता है, इतना लोन का टेंशन नहीं रहता है कि EMI का भर। अभी नए डरमेट को EMI का भी टेंशन रहता है। लास्ट ईयर आपका जो टर्नओवर है वो 50 रुपए से 50 करोड़ पे पहुंचा है। 50 करोड़ का टर्नओवर है आपका। बराबर। और अभी आप IPO में लगभग 500 करोड़ रेस करने वाले हैं, ऐसा मैंने रिसर्च से थोड़ा पता चला। तो कैसा लग रहा है अभी 50 रुपये से 50 करोड़, 500 करोड़, ये सब मतलब कुछ सपने जैसा लग रहा है या आपको था कैसा होगा?
कि जब हम पढ़ते थे ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। हम काम करते गए। मैं सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक काम किया। दिन में 200 पेशेंट देखते। तब मैं 1998 से 2008 तक मैंने बच्चे को ऐसे बेड में बड़े होते देखा है। सुबह जब जाते तो भी सोते थे, रात को जब मैं आता हूँ 1 बजे तब भी सोते थे। तो बच्चे ऐसे बेड में ही बड़ा हुआ, देखा नहीं है लंबा कैसे हुआ है। तो वो जो सक्सेसफुल में क्या है कि काफ़ी सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, का टाइम का देना पड़ेगा, का मनी का देना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो तब हमारे पास टाइम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर हमने टाइम इतना काम किया 18 आवर्स मैंने काम किया। तो ये काम इतना किया कि वो बाद में हमने बोला कि 27 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। 40 से ज़्यादा कंट्री में घूम चुका हूँ। काफ़ी कंट्री में मैं ऐसे गेट स्पीकर, ऐसा क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग, बीइंग ए ट्रेनर में जाता। तो अभी इतना एक्सपोजर से अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ है और डरमेट है सिर्फ 18,000। तो 2 लाख पॉपुलेशन के बीच में एक डरमेट है और वो भी सब बड़े बड़े सिटी में। तो टियर 3 सिटी की जो हमारा 70% पॉपुलेशन है टियर 3 सिटी में, तो वो सिटी में पेशेंट जो है वो यूथ है, काफ़ी स्किन डिसीज़ है, 5000 से ज़्यादा स्किन डिसीज़ है। तो वो लोगों को कैसे हेल्प कर सकूँ, वो लोगों को कि अगर उसको कोई बीमारी है वहाँ जाके, इसीलिए मैंने वो स्मॉल जस्ट स्किन क्लिनिक करके हमारा सख्या स्किन क्लिनिक का डिवीज़न बनाया। तो अभी हमने कामरेज खोला, अभी हमने चिखली खोला, अभी हमने कोसंबा खोला, सेलवास खोला, जहाँ वो क्या बोलते हैं कि फैसिलिटी डरमेट शायद होगा पर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, डायरेक्ट डरमेट के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमने वो छोटे छोटे सिटी को टारगेट करके अभी वो 20,000 ब्रांच बनाएंगे धीरे धीरे। 20,000 अभी आपकी 41 है। 41 है। वो कहाँ है सर? वो दिल्ली से है, दिल्ली, नोएडा है, मुंबई है, पुणे है, गुजरात में तो हर एक सिटी में, बड़ौदा है, सूरत में 8 ब्रांच, अहमदाबाद में 5, रायपुर है, जयपुर है, इंदौर भी है, नंदुरबार भी है। तो अभी हम जो वेस्टर्न इंडिया में है, अभी हम पान इंडिया जाएंगे। अच्छा। तो पहले 100 स्मार्ट सिटी में क्लिनिक खोलेंगे जो मोदी साहब ने डिक्लेयर किया है। तो जब तक हमारे पास सफिशिएंट मनी था तो हम खुद बना के देंगे। ये 41 क्लिनिक हमने खुद बनाई, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बैंक लोन नहीं है। वो क्लिनिक में क्या मानो कि क्लिनिक से जो इनकम आती है, आज तक मैं क्लिनिक की इनकम घर पे नहीं लेके गया, वो री इन्वेस्टमेंट क्लिनिक में करता गया। क्लिनिक में ज़रूरत था इतना सैलरी ले लेता था, पैसा वापस क्लिनिक बनाने में डाल देता। टेक्नोलॉजी नया, हमारे पास 150 लेज़र है कि इसकी एवरेज कॉस्ट 20 से 25 लाख एक लेज़र की है। तो लेज़र अच्छी ब्रांड का FDA अप्रूव लेज़र, तो सब में खर्चा लगता है। तो मैंने री इन्वेस्टमेंट खुद, इसीलिए मैं हमारे डरमेट को सबको मैं एडवाइस देता हूँ, जब भी आप कमाने लगो तो 50% आप दूसरा इन्वेस्टमेंट करो, पर 50% आपकी खुद की ब्रांच डरमेट करो। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, नया मशीन है, AI आ गया, टेलीमेडिसिन आ गया, काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसा अवेलेबल है। तो सेम ब्रांच में आप 50% री इन्वेस्ट करो तो आपका डेवलपमेंट फास्ट होगा। आप पहला मशीन जो लाए थे, आपने ऐसा बताया था, मुझे पता नहीं था वो मशीन कैसे चलता है। हाँ, और ले आए थे 1998 में वो 32 लाख का लेजर हेयर रिमूवल फर्स्ट टाइम में खिलाया। 1999 में, 8 में, सेम ईयर में, जिस साल में ओपनिंग किया, मार्च में, ये दिसंबर में लेके आए। हाँ, तो ये रिस्क नहीं था बहुत बड़ा? बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो मशीन था गोरो लोगों के लिए था, तो हमारी स्किन तो थोड़ी डार्क थी, जल भी गए काफ़ी लोग। मैंने खुद मैंने पूरे बॉडी का हेयर रिमूवल करवा लिया, मैंने बियर्ड भी निकाल दिया, तो वाइट बाल रह गया, ब्लैक निकल गया। तो सबसे पहले जो भी मशीन आता है वो मेरे पे ट्राई करता हूँ, का मिसिस पे ट्राई करता हूँ, फैमिली मेम्बर, बाद में पेशेंट में करता हूँ। तो ट्राई करने में मेरा पूरा हेयर निकल गया, कि चेस्ट का हेयर, बॉडी का, तो अभी 0 हेयर है। हेयर रिमूवल मशीन था वो हेयर रिमूवल मशीन फर्स्ट टाइम पे। तो पहले इंडिया का पहला था। इंडिया का पहला लुमिनस का। वो साल में 32 लाख में, आज का समझो कि 5 करोड़ का 5 करोड़ का मशीन होगा, क्योंकि 32 लाख वो 27 साल पहले कम अमाउंट नहीं बोलते, नहीं थी, है ना। तो वो लोन लेके लिया लोन लिया, तब कुछ इतना पैसा था ही नहीं। वो कंपनी से 30 EMI कर दिया और आधा लोन लिया और आधा कंपनी से जैसे जैसे इनकम करके देते गए। पर सोचा क्या था इतना बड़ा? बस एक ही लेके भाई, सलमान खान ने वो साल में 16 लाख में फुल बॉडी हेयर रिमूवल लेजर से किया। मैं सलमान खान कर सकते तो फिर हम बाकी पेशेंट भी क्यों नहीं करें।
तो फिर वो सलमान खान का एड देखा कि सलमान खान यूएसए जाके फुल बॉडी हेयर रिमूवल करवाया 16 लाख में। तो तुरंत मुझे उसने जो मशीन से करवा वो मशीन ही मैं लूँगा। तो प्राइस उसकी 32 लाख थी, तो भी मैंने ले लिया। पर कोई दिमाग नहीं था, परंतु मैंने बोला सेलिब्रिटी सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं। तो उसने सेफ्टी देखी, हमारे जैसे इंडियन स्किन था, अगर उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा, बराबर। इसीलिए लिया और शुरू में 10 पेशेंट को हमने फ्री में कर दिया और कोई तकलीफ नहीं हुए। फिर इसके बाद हमने दूसरा मशीन लिया, फिर तीसरा मशीन लिया, फिर ऐसे करके अभी 150 लेज़र हो गए। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना क्या कन्वेंशनल से कोई चीज़ ट्यूब से कोई दवाई से ठीक नहीं होती, मशीन चाहिए। आप मानो कि टैटू किसी ने अभी हमारे पास आया उसने टैटू में सनम नाम लिख दिया और सनम दूसरी जगह पे शादी करके चली गई। तो प्रॉब्लम हो गए ना कि जब तक ये सनम नहीं निकली तो दूसरी शादी नहीं होगी। तो ये कॉस्मेटिक अभी नहीं हुआ, अभी उसको लाइफ डेथ का प्रॉब्लम हो गया। तो फिर हमने वो टैटू लेज़र लिया, टैटू से वो सनम निकाल दिया, तो उसकी शादी भी हो गई, सनम भी खुश, ये भी खुश। तो टैटू निकालने वाले ऐसे कितने आते हैं? आता है, काफी आता है। अभी लगाने का भी बहुत हो गया। टैटू का नियम है कि जो टैटू आपको किया 5 साल के बाद पसंद नहीं रहता है, तो लोग क्या निकाल देते हैं, फिर निकालने के बाद नया करवाते हैं। अच्छा, ओके। तो अभी कितने मशीन है ऐसे आपके पास में? ऐसे हर एक ब्रांच में है, 41 ब्रांच में भी 5 मशीन हर एक ब्रांच में हमारे पास। लेज़र हेयर रिमूवल, पिगमेंट भी होता है, लांछन के लिए होता है, स्कार का होता है, और बॉडी काउंटरिंग, टिश्यू टाइटनिंग, सब मशीन। तो 250-300 मशीन आपके पास में हर एक ब्रांच मिला के इतना होगा। और साल के कितने पेशेंट रफली होते होंगे? हर दिन हम 1000 पेशेंट देखते हैं। हर दिन 1000 पेशेंट? तो कितने हो गए 365 दिन? एक साल में 1.5 लाख पेशेंट देखते हैं। 1.5 लाख पेशेंट देख। और क्या टारगेट है सर अब जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं? एक दिन में 10 लाख पेशेंट देख सकते हैं, ऐसा प्लान है, ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया। अच्छा। टेलीडर्मेटोलॉजी के माध्यम से हम एक दिन में 10 लाख पेशेंट देख सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर हमने सपोर्ट करेगा। हमारे पास अभी 32 डर्मेट है। अभी वो हमने ऐसा वो बनाया सॉफ्टवेयर, एक डर्मेट 10 क्लिनिक आराम से देख सकते हैं। अगर मानो कि एक क्लिनिक में 50 पेशेंट है तो एक डर्मेट 500 पेशेंट देख सकता है, बराबर। तो वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते करते ये एक डर्मेट 1000 पेशेंट देख सके, ऐसा हम बना रहा है। वो AI बेस पूरा है, बराबर। AI में फोटो अपलोड किया तो AI पूरा डायग्नोसिस करेगा, AI पूरा पैरामीटर देगा, AI पूरा प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा। तो डर्मेट को सिर्फ इसमें देखना है कि AI ने जो बनाया इसमें कोई चेंज नहीं है ना, तो इसको फिर साइन करना है और वेरीफाई करना कि भाई अगर इसमें लगे कि कोई चेंज है तो कर देगा। तो वो 30 सेकंड लगेगा। तो बन गया ये सॉफ्टवेयर? हाँ, बन गया। तो आप AI समिट में दिखाने जैसे? हाँ, AI समिट में हमने थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि अच्छा। हमारा वो तब बीटा फॉर्म में था, हमें प्राइमरी था। ओके। तो अभी AI समिट में डेट चली गई, इसके बाद हमारा बना, तो फिर अभी नेक्स्ट ईयर करें। वो गेम चेंजर है। एक डर्मेट अभी 10 क्लिनिक हमने दिया, एक डर्मेट 100 क्लिनिक कर सकता है। तो हमें 5000 क्लिनिक करने के लिए हमें सिर्फ 50 डर्मेट जरूरत पड़ती है। तो अभी मेरे पास 32 डर्मेट तो है ऑलरेडी, तो बाकी का मैं और 18 डर्मेट रिक्रूट करूँ तो रोज का कितना पेशेंट दे सकता हूँ। और AI क्या है, इसकी एक्यूरेसी 97% है। और उसका मैंने 6 लाख पेशेंट का डेटा मैंने खुद उसको फीड किया है। जो 6 लाख पेशेंट मैंने जो देखा है, हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसा आता है कि इसका सीक्वेंस के साथ डे 1 आया, 2 महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, कौन सा पैरामीटर, वो हमें वो मिल जाए, उसको फीड करना पड़ रहा है। AI क्या है कि डेटा पे काम करता है, जितना आपने अच्छी तरह से फीड किया इतना आउटपुट अच्छा है। और कोई डर्मेट इंडिया में ऐसा है कि 6 लाख पेशेंट का डेटा बेस के साथ नहीं होता। नहीं है, काफ़ी ने देखा होगा पर डेटा नहीं होता हमारे पास। विद डेटा उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, उसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ, वो 15 साल के बाद भी हमारे यहाँ हमारे पास वहाँ उसका पूरा डेटा रहता है। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा डेटा आपके पास है? मैं 6 लाख पेशेंट का इंडिया में डेटा किसी के पास इवन शायद दुनिया में नहीं होगा। किस दुनिया में नहीं अगर होगा। इंडिया में नहीं है तो समझो दुनिया में नहीं होगा। दुनिया में नहीं वहाँ तो दिन का 10 पेशेंट देखता है। हाँ यार, तो दुनिया का लार्ज हमारा 40 TB का डेटा है।
40 टीबी टीम का डेटा, का पेशेंट का डेटा, स्किन मतलब हाँ। पेशेंट का डेटा है डेटा। और वो उसको प्रोसेस कर चुके हैं आप। हाँ, वो हमने एआई को ये पूरा डेटा फिट कर दिया। इसकी मदद से ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, किसी का भी इतना डेटा ही नहीं है। नहीं है। और एआई बिना डेटा का ही काम नहीं करता है, क्योंकि वो फिर गलत हो सकता है। अभी एक्यूरेसी, अभी हमने ट्राई किया, जितना भी पेशेंट का फोटो अपलोड किया तो मैं जैसे देखता हूँ न वैसा ही उसका आता है। तो एक्यूरेसी 97% हमने टेस्ट किया कि अगर एआई ने डायग्नोस्टिक किया, एआई ने पैरामीटर दिया, अगर मैंने ये पेशेंट का देखा होगा तो वो सेम डायग्नोसिस होगा, सेम इसका पैरामीटर होगा और सेम इसका प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो इतनी एक्यूरेसी है। तो आप देखो, अभी मुझे केनिया का पेशेंट देखना है तो मैं देख सकता हूँ, कश्मीर का देख सकता हूँ, कोई भी कंट्री मिडल ईस्ट का देख सकता हूँ। जहाँ टेलीमेडिसिन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया वो सब जगह पे देखते हो। अभी यूएस में टेलीमेडिसिन लीगल हो गया, हाँ हो गया। है ना। तो ऐसा है कि तो फिर मेरे लिए तो इंडिया तो कम पड़ेगा ना, तो पान वर्ल्ड है। तो ये आपकी डेटा की वैल्यू शायद 1000 करोड़ होगी। इसकी वजह से ये मरकर मैं सब आगे बढ़ सकता हूँ। आप 500 करोड़ क्यों रेस कर रहे हैं? तो इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्किन इंस्टीट्यूट बनाने वाला हूँ, Okay. 3 लाख स्क्वायर फीट का। ओके। तो वो जगह पे पूरी इंटीग्रेशन है। इसमें हम मशीन असेंबली मशीन भी खुद बनाएंगे। और काफ़ी आप देखो, आपको ऑनलाइन काफ़ी मेडिसिन लोग लेते हैं। इसमें कोई डरमेट नहीं होता है। बनाने वाला कोई एमबीए होता है, एंटरप्रेन्योर है। मैं अकेला डर्मेटोलॉजी से कि मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ और हम सेल करते हैं, परंतु पूरी जो जितनी भी प्रोडक्ट है इसका जो फॉर्मूलेशन है मैं डिसाइड करता हूँ। क्योंकि 6 लाख पेशेंट का इतना है हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम पेशेंट की स्किन समझते हैं, इंडियन स्किन के। और हमारे पास एनआरआई मोर देन 10,000 एनआरआई है। तो यहाँ से पूरी साल की मेडिकेशन लेके जाते हैं, सनस्क्रीन, फेस वॉश, नाइट क्रीम। क्योंकि यही चीज़ वहाँ मानो कि सनस्क्रीन जो वहाँ $100 का आता है वो हम 600 रुपये का बनाते हैं। तो इसके लिए बहुत इजी रहता है। नैनो टेक्नोलॉजी, तो हम प्रोडक्ट में भी जाएंगे तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई चीज़ नहीं है। हम मशीन बनाने जाए तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम एआई में जाएंगे तो वो तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है। इन्वेस्टर तो आपके पास आ ही रहे होंगे वैसे। हमने लिया नहीं है। नहीं लिया। आईपीओ में, आईपीओ हाँ काफ़ी आए पर हमने नहीं लिया आईपीओ में, इसीलिए कि हमने वेस्टर्न इंडिया में हमको सब लोग जानते हैं कि भाई सख्या स्क्रीन क्या है, परंतु हैदराबाद में हमें कौन जानता है, बेंगलोर में कौन जानता है, विशाखापट्टनम में। तो लिस्टेड कंपनी होती है तो हमें क्या एक्सपोजर अच्छा रहता है। तो कोई भी जगह पे मानो कि रेंटल एग्रीमेंट होता है कोई अच्छी जगह, तो वो जगह लिस्टेड कंपनी को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उसको समझे कि सब कुछ क्लीन होता है तभी लिस्टिंग होता है। फिर इसीलिए हमने पान वर्ल्ड में जाना है तो लिस्टिंग कंपनी का रिप्यूटेशन अलग अलग होता है। और फ्यूचर में भी वापस अगर मेन बोर्ड में जाना है, वापस रेज करना है, तो आईपीओ मदद से आप कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, फिर भी हम आईपीओ बनाने हैं, क्योंकि 100 स्मार्ट सिटी में क्लिनिक बनाना है तो उसके लिए भी बजट चाहिए। और 20,000 टियर 3 सिटी के लिए एआई बेस्ड क्लिनिक बनाने में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसके लिए हम आईपीओ में। तो अभी भी 18 घंटे काम करते हो आप? नहीं, अभी मैं सिर्फ 6 घंटा काम करता हूँ। 6 घंटे और वीक में 4 ही दिन। 4 ही दिन? हाँ, 3 दिन ऑफ। तो क्या करते हैं खाली टाइम में? सोचता हूँ, सोचते। अच्छा, आगे क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। पर वो तो काम ही हुआ वैसे। अब वही काम हुआ, पर कोई पेशेंट नहीं दिखता। पेशेंट नहीं दिखते। हाँ, ऑनलाइन रहता है हमारा का 41 क्लिनिक है। तो कोई भी मानो के इंदौर वाला कोई डॉक्टर वहाँ बैठा है कि भाई ये पेशेंट में मुझे समझ में नहीं आता है, तो यहाँ मैं सीधा मोबाइल नंबर डालूंगा तो वो पेशेंट की पूरी डिटेल तो मैं गाइड कर दूंगा, भाई इसको ये टेस्ट कराओ, इसको ये बायोप्सी लो, इसको ये ट्रीटमेंट दे दो। तो ऐसे कोई भी क्लिनिक में हर एक पेशेंट मेरे नज़र में रहता है। और कोई भी पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कन्वेंशनल थेरापी तो मैं एक्सपर्ट इसको गाइडलाइन देता हूँ। कोई मानो कि छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको मैं ठीक करता हूँ। सर, अभी आप कहा था कि शुरुआत में आप 18 घंटे काम करते थे, अभी आपने बोला 6 घंटे करता हूँ, तो बाकी के काम भी रिसर्च ही कर, तो घर वालों को टाइम देते हैं? अभी घरवाली को अंदर ले लिया क्लिनिक में। और मेरा बड़ा सन जो है एमडी डरमेट ने थर्ड ईयर में, तो ये साल वो भी क्लिनिक में आ जाए। सबको काम पे लगा दिया? सबके काम लगा है। मतलब आप रेस्ट करते हैं या चिल करते हैं, ऐसा कुछ टाइम नहीं निकालते हैं? मैं साल में 6 इंटरनेशनल टूर करता हूँ, बराबर, मिनिमम।
पान इंडिया में घूमता हूँ, बराबर। साल का 3 वेकेशन, दीपावली है, समर है, लेता ही लेता हूँ। और इंटरनेशनल वो सब घूमता है। तो वैसे कॉन्फ्रेंस होता है और 2 in 1 होता है। मानो कि कॉन्फ्रेंस 2 दिन के होता है, हम चले जाते हैं 5 दिन, तो 3 दिन हम घूमते हैं। घूम लेते। तो वो भी होता है। बीबी को भी 40 कंट्री घुमाया है, लड़के भी को काफ़ी घुमाया है। जो लड़के को कोई एजुकेशन में कहीं भी जाना है तो वो तुरंत भेज देते हैं। तो मेरा छोटा सन है, वो 3rd MBBS में, तो अच्छा। 1-2 साल वो MBA करेगा, तो 1-2 साल में वो भी आ जाएगा। बड़ा सन अभी तो ये साल में आ जाएगा। अच्छा। तो पूरे घर क्या बोलते हैं, डॉक्टर ही है जी। तो बराबर। तो डॉक्टर के लिए ज़्यादा डिस्कशन वही होता है। वही और होता है। ज़्यादातर हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और बाकी डेस्टिनेशन कोई जगह पे, समर वेकेशन है, तो ये सब चलता रहता है। अभी जिसके पास समय होता है, इसके पास पैसा नहीं होता है, और जिसके पास पैसा होता है, इसके पास समय नहीं होता है। भगवान दोनों चीज़ नहीं देते, और इसीलिए हेल्थ का ध्यान कम रखते हैं शुरू में, क्योंकि काम ही करते हैं और तब पैसा नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे काम इतना कर दिया तो हेल्थ का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि खुद के लिए टाइम ही नहीं है, समझिए। तो मुझे लगा जो भी 50 ईयर क्रॉस कर दिया ना, उसको फिर खुद के हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि हर डेली 2 घंटा देना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो जब भी फ्रेश ही दिखते हैं, जब हाँ, भी मैं डेली 2 घंटा देता हूँ। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं सर? कोई फिजियोथेरेपी घर पे बुलाता हूँ, खुद जिम खाना में मेंबर हूँ, तो 10 साल से रेगुलर जा रहा हूँ डेली। जो भी अगर बीमारी है कि नहीं है, इररेस्पेक्टिव इलनेस, बोले कि भाई मैं तो एकदम फिट है, तो भी हर एक 50 ईयर क्रॉस हो गया ना, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी जब बेड में थे ना, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि धीरू भाई, तब उसका 60,000 करोड़ का नेटवर्थ था, कि आप क्या नहीं ले सकते हो, तो उसने एक ही वर्ड बोला, हेल्थ। क्योंकि मैंने इतना काम किया तो हेल्थ के सामने मैंने कभी देखा ही नहीं है, बराबर। तो आपको जो भी 50 जो भी देख से यंग लोगों को भी बोलो कि भाई आप साथ में हेल्थ का ध्यान रखो। बाद में लास्ट में एक लेखक था, वो वैसे डॉक्टर था, वो टर्मिनल इलनेस बीमारी वाला का डॉक्टर था। वो बोला कि मैंने कम से कम 3,000 पेशेंट लास्ट स्टेज वाला मैंने देखा है, कैंसर हो, कोई ट्रॉमा हो, तो सबका मैंने एक्सपीरियंस देखा है ना। तो वो बोला कि हमने जो इग्नोर जो किया है ना, वो हमने हेल्थ इग्नोर किया है। और हमारी इंडिया की मेंटालिटी भी ऐसी होती है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखते ही नहीं है। हमारा के डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं रहता है और पेशेंट के पास भी टाइम नहीं रहता है, कि डॉक्टर उसको 10 मिनट में, पेशेंट तो बाहर निकल जाता है, तो 10 मिनट में क्या समझाएंगे कि भाई ये इलनेस है, इसका ये सॉल्यूशन है, और आपको ये ध्यान रखना कि ये इलनेस वापस ना होए। और पेशेंट को अगर हमने समझाया कि, तो पेशेंट नहीं करता है। मानो कि डायबिटीज से बोला कि भाई शुगर कम खाने का, थोड़ा वॉक करने का, तो वो बाहर जाके सीधा जलेबी खाएगा, गाठिया खाएगा, पाव वड़ा खाएगा, समझे। तो इंडिया में क्या, हमारी आयु फिर भी 65 हुआ, जापान की एवरेज आयु 85 है। 20 साल का फर्क है, हम 20 साल पीछे है। और ऐसा भी नहीं कि 20 साल की आयु फर्क नहीं है, इलनेस के इंडिया डायबिटीज कैपिटल है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बीमारी। हमारा स्किन का 5,000 डिसीज, तो बाकी सब ब्रांच का कितना होगा। तो हेल्थ का लोग क्या है कि जब लास्ट स्टेज में आता है तब हमारे पास आता है, तब कुछ नहीं रहता है। इसीलिए सबको, पेशेंट को मैं ज़्यादातर अभी जो मैं काम करना वो हम अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करते हैं कि भाई बीमारी ठीक तो हम करेंगे, पर आपको बीमारी वापस ना, इसके लिए फिर आपको हम अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसका पॉडकास्ट बना रहे हैं, और हम इसका वीडियो पेशेंट को अपने आप, मानो कि आपको एक्जिमा है, तो हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि आप जैसे घर, हमने कंसल्टेशन किया, आप घर पे पहुंच गए, आपने हमें कंसल्टेशन का 500 दिया, मेरा 2,000 कंसल्टेशन है, मेरा असिस्टेंट डॉक्टर का 300 रुपीज़ है, पर तो पेशेंट ने जो हमने मनी दिया तो इट्स वर्थ है कि, तो फिर हमने सॉफ्टवेयर बनाया कि ऑटोमेटिक उसको वीडियो चला जाए कि भाई एक्जिमा में आपको फिर सोल्टी कम खाना है, आपने प्रिजर्वेटिव वाला कम खाना है, समझे, टाइम टू टाइम क्रीम लगाना है, और टाइम टू टाइम 5-6 महीने का जो कोर्स किया है वो सब कुछ करना है। तो वो हम पूरी रूट कोज को एड्रेस कर, भाई तुझे एक्जिमा हुआ क्यों। तो काफ़ी लोगों को स्ट्रेस की वजह से होता है, काफ़ी लोगों का इन्फेक्शन की वजह से, किसी को अनकंट्रोल थायराइड होता है, तो रूट कोज काफ़ी होता है। जब तक आपने रूट कोज एड्रेस नहीं किया तो बीमारी वापस होगी। पर एक सवाल पूछूं जनरल लोगों के लिए, कि उसको स्किन अच्छी रखने के लिए कुछ ऐसा कोई रेसिपी है क्या,
क्या खाना, क्या करना, क्या ये अथवा ये नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ है ना। जो वैसे स्किन डिजीज और कोई भी चीज होता है ना, तो 4-5 रीजन एक कॉमन रहता है। एक जेनेटिक होता है, तो काफ़ी लोगों को जेनेटिक में स्किन, मानो कि कोई किसी को एक्ने, किसी को स्कार, किसी को एलोपेशिया, अर्ली हेयर लॉस होता है, काफ़ी चीज़ ऐसे होते हैं कि जेनेटिक होता है, वो बदल नहीं सकता है। दूसरा होता है कि स्ट्रेस की वजह से, अभी हमारे पास देखो कि 20-22 साल में बालनेस आती है लड़के को, इवन लड़की को पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस होता है। फिर स्ट्रेस बहुत होता है। अभी ये ज़माने में स्ट्रेस, इवन घर, अभी कल का पेपर है कि इंडिया में 2 लाख मैरिड मेल सुसाइड करते हैं। इसमें 85% फीमेल का रोल होता है, समझ गए। तो कहने का मतलब इसका स्ट्रेस होता है, फिर वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी बीमारी आती है। फिर पोल्यूशन देखो, यूवी रेस हो रही देखो, और काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि बार बार बीमारी होना, बार बार दवाई लेते हैं, तो सब वजह की बीमारी से स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अच्छी स्किन रखने के सब 90% जो रोल होता है वो डाइट का होता है। ओके। डाइट में अगर आप जो पेट में डालते हैं वही तो ग्रो होगा। तो सबको मैं बोलता हूँ कि 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट और 30% प्रोटीन होना चाहिए, और 10% में आपका विटामिन जो होता है ना, मिनरल्स, आयरन, फ्रूट जो हम लेते हैं, इसमें सब जो होता है वो ट्रेस एलिमेंटेड वो होता है। तो हम क्या गुजराती जो होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, हमारे में प्रोटीन में दाल जितनी आती है बस इतना हमें प्रोटीन। तो सबको स्प्राउट जो है डेली, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एग और सब खाएगा तो प्रोटीन मिल जाएगा। वेज में क्या प्रोटीन हमारी में क्या दाल के अलावा और कोई जगह पे नहीं मिलेगा। तो डेली स्प्राउट घर में बच्चों को भी एडल्ट देना, जो आप अंदर जो डालते हैं वही तो आपको आज नहीं कल नहीं। हम SIP करते हैं, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा में करते हैं, हेल्थ में नहीं करते, बराबर। अगर SIP हेल्थ में कर रहे, रिलेशन में भी होता है SIP, सब में होता है, बराबर। कि भाई वरना रिलेशन में भी आप फ्रेंड को आपने 2 साल फ़ोन नहीं किया तो फ्रेंड आपको भूल जाएगा, है ना। तो ये फ़ोन करना, मिलना, बातचीत करना, वो भी सोशल SIP है, बराबर। लोग क्या करते हैं, खुद का लड़का लड़की बड़ा होते हैं तब SIP चालू करते हैं फिर जैसे शादी हो गई खत्म कहानी वैसे हेल्थ में होता है, बीमारी हुआ तब सब ध्यान रखते हैं, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ तो थोड़े दिन सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे ठीक हुआ वो भूल जाते हैं कि भाई क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आया, किसी को ब्लॉक होता है, किसी को स्टेंट होता है, सब कुछ है, वो भूल जाते हैं कि भाई हमने ये सब चीज़ जाना। फिर वापस 5 साल में दूसरा स्टेंट हुआ, फिर वो डॉक्टर पे गालियाँ देते हैं कि भाई ये बार बार स्टेंट लगाता है, पर तेरे पास 5 साल मिले तो तूने खुद पे कुछ काम नहीं किया तो फिर डॉक्टर क्या करेगा। जी। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, हम डर्मेटोलॉजी में हमारा, मेरे मदर के नाम ने हमने PJ चैरिटेबल ट्रस्ट चालू किया, तो हमने उसमें चैरिटी काम करते हैं, हम कैंप करते हैं इसमें, मानो कि डांग डिस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे गांव है, हम एक वान भी अभी लेंगे इसके अंदर, तो इसमें सब फ्री मेडिकेशन सबको, छोटे जो गांव है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट पसंद करें, सिटी पसंद, वो दिन में पहले से अनाउंसमेंट कर देंगे, तो जितना भी स्किन डिसीज़ है उसका डायग्नोसिस फ्री, हमारी टीम में से कोई एक डॉक्टर जाएगा और सबको फ्री मेडिकेशन। तो ये चैरिटी करेंगे। अवेयरनेस काम का भी साथ में करेंगे कि भाई फंगल इन्फेक्शन है, बार बार दादर होती है, बार बार वो स्केबिस होता है, अलग अलग डिजीज, डेंड्रफ होता है, जू होता है, तो जो रूरल एरिया में जो बीमारी कॉमन होती है तो उसका भी अवेयरनेस के लिए, वरना कि एक को घर में हुआ ना तो सबको पूरे घर में हो जाता है। तो वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम ध्यान रखते हैं। मतलब पैसे के साथ समाज सेवा भी आप पैसे करते ही पहले से अभी आप स्ट्रक्चर वे में करने वाले हैं, स्ट्रक्चर वे में, ताकि वो ये रिप्लिका इजी हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ तो फिर मुझे अगर अहमदाबाद में करना है तो सेम मॉडल है, मुझे जयपुर में करना है, क्योंकि हमारी सैटेलाइट ब्रांच तो सब जगह पे, Tier 3 में अगर पेशेंट को रेफ़र करना है तो वहाँ भेज देंगे। और हमने क्या है, वो CSR एक्टिविटी में हम बजट रखते हैं, तो जो भी फ्री दवाई होता है वो इससे हम कर देते हैं। मैं एक लास्ट सवाल पूछता हूँ सर कि हमारा जो प्रोग्राम का नाम है मनी मैटर्स, इस समय में आपके लिए मनी कितना मैटर करता है? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, क्योंकि वैसे पर्सनल मनी मैटर
मेरे लिए अभी नहीं है, क्योंकि डे वन से मेरे के जब से प्रैक्टिस चालू किया फर्स्ट ईयर से मेरे लिए मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। प्रैक्टिस ही इतनी चली कि कभी हमें कोई जगह पे कोई भी अगर घूमना है, परचेस करना है, मकान लेना है, कोई जगह पे लैंड लेना है, कभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मनी मैटर आईपीओ में इसीलिए जा रहे हैं कि पान इंडिया जाना है, काफ़ी प्रोजेक्शन है, एआई है, मशीन ऐसे, क्योंकि हमारा क्लिनिक का 80% अगर नया क्लिनिक बनाओ तो 80% बजट मशीन में जाता है, जाएगा। तो हम मशीन बना रहे हैं ताकि खर्च कम हो खुद ही जाए। बना रहे हैं, खुद ही दवाई, मशीन, मेडिसिन, हाँ सब ट्रीटमेंट, बना रहे हैं, सब कुछ। ताकि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो क्लिनिक में जो पेशेंट आता है इसको रियल दवाई मिल सके। बाकी सब जगह पे डरमेट नहीं है तो उसको फिर उल्टी सुल्टी दवा मिले, एटलीस्ट पेशेंट को साइड इफेक्ट तो नहीं है। और ओवर द काउंटर जो मेडिसिन से बेटर है कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट प्रूवन फार्मूला है तो उसको भी फायदा रहता है। तो दुनिया में ऐसी कोई है आपके जैसी स्किन क्लिनिक वर्ल्ड में? यूएस में है, उसकी 500 ब्रांचेस है। 500, आप 5000 करने वाले? हाँ सर आपको बहुत बहुत थैंक यू आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद दुनिया के ऐसे पहले डॉक्टर होंगे जिनके पास में इतना डेटा है। और आपको पता है डेटा आजकल, डेटा इज़ गोल्ड। और सरकार भी अभी पॉलिसी बनाने जा रही है कि इस डेटा पे, इंडिया के जो डेटा पे टैक्स लगाएं। तो जो सखिया सर है उनके पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा डेटा है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। उनकी 5000 नहीं 25,000 ब्रांच हो और पूरी दुनिया में हो। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।